Yes students, up to लास्ट वीडियो लेक्चर जो प्लेटफॉर्म बिल्डिंग का काम था वो हमने ख़त्म कर दिया है। मतलब कि हमारा ये जो टॉपिक है उस पे आने से पहले कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी था, जिसका हमने डिस्कशन किया, जिसमें हमने दो चीज़ें समझी है। एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों रूल हमने समझे, और दूसरा हमने समझा था कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। तो अब हम वो पोजीशन पर आ चुके हैं कि हम हमारे टॉपिक पे आ जाए और उसको ठीक तरीके से समझना शुरू करें। देखो, ये चैप्टर में हम 3 इंटरकनेक्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। एक है परम्यूटेशंस, दूसरा है कॉम्बिनेशंस और तीसरा है बाइनोमियल एक्सपांशन। इनमें से हम शुरू करते हैं, अभी डिस्कशन शुरू करते हैं परम्यूटेशन का। अब ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये वर्ड ही हमने पहली बार सुना है कि परम्यूटेशंस, ये वर्ड का मतलब क्या है। देखो, परम्यूटेशन का सिंपल सा एक मैं मतलब बोल दूं तो उसका मतलब है, कॉमन लैंग्वेज में मैं बोलूं तो परम्यूटेशंस मतलब डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो हम लिख रहे हैं कि डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स। हमारे पास कुछ नंबर ऑफ आइटम्स है और उनको अरेंज करना है, सभी को या कुछ को, तो मैं बोलूंगा डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। थिंग्स का मतलब यहां इंडिविजुअल, ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टेकिंग ऑल और सम एट अ टाइम इज कॉल्ड परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस का सिंपल सा मीनिंग यह है कि डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टेकिंग ऑल और सम एट ए टाइम। सपोज हमारे पास 15 स्टूडेंट्स है और मैं बोलूं कि ये 15 स्टूडेंट्स को रोल नंबर के हिसाब से अरेंज करना है, तो ये एक पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट है एक तरीका है, ठीक है, ये हुआ परम्यूटेशन। 15 में से किसी 5 को अरेंज करना हो तो वो भी मतलब टेकिंग ऑल और सम, ऑल 15 स्टूडेंट्स को भी मैं अरेंज कर सकता हूं, या इनमें से कुछ 4-5 स्टूडेंट लेके उनको भी अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं टेकिंग ऑल और सम एट ए टाइम इज कॉल्ड परम्यूटेशन। सिंपल सा मतलब है कि हम कितनी तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो सभी अरेंजमेंट्स को हम बोलेंगे परम्यूटेशन। तो ये जो परम्यूटेशन है, ये सिंपल सा मीनिंग बताए, इसको टेक्निकल मीनिंग में हम जाएंगे। वो देखा जाए तो 2 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी 2 कैटेगरी में बताऊं आपको? एक है परम्यूटेशंस ऑफ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिफाइबल है कि ये एक दूसरे से अलग है। और दूसरा है परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। 2 तरीके के परम्यूटेशंस हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते, कौन सा पहला कौन सा दूसरा है, और ये दोनों अलग है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे आइडेंटिकल। और आप ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आप देख सकते हो कि ये अलग है और ये दूसरा अलग है, तो उसको बोलेंगे डिफरेंट। तो हम डिफरेंट और आइडेंटिकल दोनों टाइप के परम्यूटेशंस पढ़ेंगे। डिफरेंट हो या आइडेंटिकल हो, दोनों में देखा जाए तो अरेंजमेंट करने की 2 ट्रिक होती है। या तो आप उसको एक रो में अरेंज करो या फिर सर्कल में अरेंज करो।
मतलब रिंग फॉर्म करते हैं। मैं बोलूँ कि 5 बच्चों को एक रो में बिठा दो तो ये लीनियर अरेंजमेंट है। एक रो में 5 बच्चों को रिंग फॉर्म करके एक दूसरे के साथ खड़े कर दो ऐसे सर्कल में, तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो परम्यूटेशंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट के या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं, उसमें भी या तो लीनियर अरेंजमेंट होगा या लीनियर परम्यूटेशन होगा या तो सर्कुलर परम्यूटेशन होगा। तो परम्यूटेशंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट के या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के, या उसमें भी लीनियर या सर्कुलर, एक रो में अरेंज करेंगे उसको हम बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट या लीनियर परम्यूटेशन, और सर्कल में अरेंज करेंगे, रिंग फॉर्म करेंगे तो उसको बोलेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। अच्छा, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो उसमें या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, सर्कुलर का पॉइंट ही सिलेबस में नहीं है। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, लीनियर परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। हम 2 टाइप के परम्यूटेशंस पढ़ने वाले हैं, लीनियर है और उसमें भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के भी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के भी, ऐसी 2 कैटेगरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी आइडेंटिकल को हम बाजू पे रखते हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। परम्यूटेशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और वो भी कैसा? लीनियर, एक रो में अरेंज करना हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या है समझे ध्यान से। ये जो काम की चीज नहीं है वो मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, और मैं यहां कॉमनली लिख रहा हूं परम्यूटेशन कैसा भाई? तो लीनियर, और उसमें डिफरेंट की बात करते हैं। अब ये है क्या? चलो इसको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि मान लेते हैं ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम लेते हैं हम ए, बी एंड सी। अब पॉइंट ये है कि ये तीनों स्टूडेंट्स, स्कूल का लास्ट डे है, बहुत एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त है, इनका ट्रायो पूरी स्कूल में फेमस है, और ये लास्ट डे है तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो हम फोटोग्राफ ले लेते हैं, मेमोरी रखेंगे लॉन्ग लाइफ। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा कि ये तीनों स्कूल के लास्ट डे पे फोटो खींच रहे थे, मतलब सेल्फी वेल्फी ले रहे होंगे। मान लीजिए कि वहां से मेरा गुजरना हुआ और उन्होंने बोला कि सर एक काम कर सकते हैं आप, हम तीनों का एक फोटोग्राफ ले सकते हैं, हम ये एक साथ खड़े हो जाते हैं। बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग ऐसे फर्स्ट पोजीशन पर ए, सेकंड पोजीशन पर बी और थर्ड पोजीशन पर सी, इस तरीके से खड़े रह गए ए, बी, सी, और एक फोटोग्राफ ले लिया। फिर मैं निकल रहा था उनका फोन देके, तो बोला कि सर 1 मिनट रुकिए। ए ने बोला कि सर मैं बी के साथ हूं लेकिन सी थोड़ा दूर है, मतलब बीच में बी आ गया है, तो एक ऐसा भी फोटो आप निकाल के दो कि जिसमें मैं ए और सी हम दोनों एक साथ रहेंगे और बी को बाजू पे ले लेते हैं। तो क्या है, मेमोरी हमें थोड़ा, ये भी मुझे मेमोरी चाहिए कि मैं सिर्फ बी के बाजू में हूं, ऐसा नहीं है, मैं सी के बाजू में भी ऐसा मैं फोटो खींचवाना चाहता हूं। तो बोला ठीक है चलो एक दूसरा फोटो भी खींचवा लेते हो, तो ये दूसरा फोटो मैंने खींचा। अब बारी आई, बी ने बोला कि सर फर्स्ट पोजीशन पर ये दोनों फोटोग्राफ में ए था, चलो मैं भी फर्स्ट पोजीशन पर हूं, ऐसा एक फोटो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बी को फर्स्ट पोजीशन पर, बाद में ए और बाद में सी। फिर से बी ने बोला कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर हूं और मेरे बाजू में ए है, ऐसा एक ऑप्शन तो आपने बनाया, लेकिन एक ऐसा भी करो ना सर कि मेरे बाजू में सी हो। ठीक है, तो एक दूसरा फोटो बन गया, मतलब ये तीसरा और चौथा, ये 4 फोटोग्राफ्स इन्होंने निकाले। तो अब देखो, ए ने फर्स्ट पोजीशन पर बी और सी के साथ अरेंज किया, बी को फर्स्ट पोजीशन को भी ए, सी, तो सी बोला मैं क्यों रुकूं सर, जितने पॉसिबल वेज है वो सब ले लेते हैं। तो ए भी एक पॉसिबल वे ये है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊंगा, ए सेकेंड पर और बी थर्ड पर,
और एक ऑप्शन ये भी है, मतलब एक और फोटो खींच लो कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर हूं, सेकंड पर बी और थर्ड पर ए। अब इससे ज्यादा मैंने बोला कोई है अभी अपना ऑप्शन, तो क्या नहीं सर अब तो सभी रास्ते खत्म हो गए, जितने पॉसिबल वेज थे अरेंजमेंट के वो सभी पॉसिबल अरेंजमेंट का हमने एक एक फोटो ले लिया है। अब ये 6 फोटो हमारी मेमोरी में रहेगा, हर पोजीशन पर हर बंदा बैठा हुआ है और उस हिसाब से तो कितनी टोटल पोजीशन और कितनी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हुई, तो आपने देखा कि ये 6 अरेंजमेंट है। ये जो 6 अरेंजमेंट है इसी को हम बोलते हैं परम्यूटेशंस। So different possible ways of arranging all or some items, taking all or some, ठीक है, ये पॉसिबल अरेंजमेंट है, 6 अरेंजमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। और एक रो में हम बिठाते हैं, इसका मतलब है लीनियर परम्यूटेशन। और ए बी सी डिफरेंट है, ए और बी में कौन ए कौन बी, या ए और बी एक ही जैसे पता ही नहीं चलता ए कौन है बी कौन है, ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंट या डिस्टिंग्विशेबल है। तो डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट है, 3 लोगों को अरेंज करना हो तो। अब इसको मैथमेटिक्स से क्या लेना देना मैं आपको बताऊं क्या होता है। पहले ये समझिए कि सिचुएशन इस तरीके की है कि देयर आर n डिफरेंट आइटम्स, जैसे यहां 3 लोग हैं उनको मैं आइटम्स बोल देता हूं अभी, ठीक है। देयर आर n डिफरेंट आइटम्स एंड आउट ऑफ them r items are to be arranged in a row। मतलब हम सभी आइटम को नहीं लेते, n में से r आइटम्स को लेते हैं अरेंजमेंट के लिए। याद रखिए n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। मैंने बोला टेकिंग ऑल, मतलब जितने n है सभी ले लेंगे तो r और n इक्वल हो जाएंगे। और सम मतलब इनमें से कोई लेंगे, मतलब r की वैल्यू या तो n से कम होगी या n के इक्वल होगी, लेकिन कभी भी n से r का वैल्यू, कभी भी n का वैल्यू ज्यादा होगा r का कम होगा, r का वैल्यू कभी n से ज्यादा नहीं होगा। तो हम कर क्या रहे हैं, n आइटम में से r आइटम्स को एक रो में अरेंज करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये अरेंजमेंट है, तो क्या किया हमने, n आइटम में से r आइटम्स लिए और उनको अरेंज किया है, ठीक है। ओके, फिर से मैं लिख रहा हूं, सो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स of r items out of n items at r different positions or places called permutations, denoted by NPR और NPR, ऐसे भी लिख सकते हैं, और कई जगह पर तो PNR ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन NPR का मतलब क्या है, एंड इट इज गिवन बाय, NPR का मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये है बेसिक मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन। r आइटम्स को अरेंज करना है आउट ऑफ n आइटम्स वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r एट r डिफरेंट पोजिशंस और r डिफरेंट प्लेसेस, देन सच अरेंजमेंट्स are called permutation and it is denoted by NPR. NPR is n factorial divided by n minus r factorial. सर ये
प्रैक्टिकली समझाओ तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। देखो ये रहा, यही अरेंजमेंट जो है इसी के बारे में मैं डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूं कि ये परम्यूटेशन है। टोटल कितने लोग हैं? तो n इक्वल्स टू 3 है। देख लो यहां पर A B C, तो देर आर n डिफरेंट आइटम, देर आर n डिफरेंट पर्संस और n डिफरेंट स्टूडेंट्स, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स। इनमें से r स्टूडेंट्स को एक रो में अरेंज करना है, लेकिन यहां 3 में से तीनों को अरेंज करना है, तो r का मतलब भी 3 हो गया। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो आप बोलोगे NPR मतलब 3P3, और 3P3 का मतलब फॉर्मूला के हिसाब से 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखो ये है NPR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। n और r सेम है तो 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और आप सबको मालूम है 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 है और 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 है। तो देयर आर टोटल 6 परम्यूटेशंस और 6 पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल 3 स्टूडेंट्स इन अ रो एट डिफरेंट पोजीशन। तो देखो ये रहे 6, कौन से है? तो ये रहे। कितने हैं? तो ये तो हम सीधे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो आप एक्चुअली अरेंजमेंट करके चेक करो कितने हैं, या फिर ये फॉर्मूला का यूज कर दो तो आप हाउ मेनी अरेंजमेंट्स और हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल, ये क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा फॉर्मूला से मिल जाएगा। विच आर सच अरेंजमेंट, उसके लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा। वैसे हमें कितने ऑप्शन से वही जानना होगा मैथमेटिकली, कौन से है वो जानना नहीं है, तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। पूरा अरेंजमेंट बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि परम्यूटेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाद में एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे, फिर से यहां पर आ जाते हैं कि सर हम डिस्कस कर रहे हैं परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन में भी लीनियर परम्यूटेशन का ही हम डिस्कशन करेंगे, सर्कुलर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये लीनियर परम्यूटेशन जो है उसमें भी 2 टाइप के परम्यूटेशन है। एक है परम्यूटेशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और एक है परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। चलिए पहले लेते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है, परम्यूटेशंस कितने होते हैं लीनियर में, तो n आइटम में से r आइटम का अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट ऑफ r आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स, ये हमारा काम है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे NPR, और जिनका मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और ये हमने बखूबी समझा हुआ है। अब यही रिजल्ट के ऊपर से आप कुछ ऐसे रिजल्ट है जो आप याद रखो तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में यहां, अभी आइडेंटिकल की हम बात नहीं कर रहे, उसको बाजू पे रखिए। तो इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे भाई NP0। NP0 का मतलब क्या होगा? आप बोलोगे सर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल, जिसका मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1। तो NP0 का मतलब होगा 1। 5 आइटम में से एक भी आइटम को अरेंज नहीं करना है, तो ऐसा कोई रो को नहीं करना है, वही एक आपका रिजल्ट NP0। NP0 इज ऑलवेज 1। इसका ये मतलब है कि
एग्जाम्पल के तौर पे लिखे तो 5p0 भी 1 है, 7p0 भी 1 है, ये सब 1 ही होगा। चलिए, एक तो रिजल्ट ये है। दूसरा एक रिजल्ट है npn, जो हमेशा n फैक्टोरियल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो पहले लेते हैं npn का फॉर्मेट, जो है n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल तो 1 ही है, तो आंसर आएगा n फैक्टोरियल। जैसे कि हमने देखा था 3p3 इज 3 फैक्टोरियल, जो कि 6 हुआ था, ठीक है। ऐसे ही 5p5 तो 5 फैक्टोरियल, 10p10 10 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के तौर पे लिखे तो 3p3 इज 3 फैक्टोरियल, 10p10 इज 10 फैक्टोरियल, ऐसा आप बोल सकते हो। एक तीसरा रिजल्ट निकालते हैं, npn माइनस 1, जिसका मतलब होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही है, तो इसका आंसर भी 1। इसका मतलब 5 माइनस 1, 5p4 करेंगे तो वो 5 फैक्टोरियल ही होगा, 6p5 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल होगा, 100p99 करेंगे तो वो 100 फैक्टोरियल ही होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों नंबर 2 और नंबर 3 का आंसर n फैक्टोरियल ही होगा, मतलब npn माइनस 1 is n factorial. That means 3p2 is 3 factorial, 4p3 is 4 factorial, ऐसा आप बोल सकते हो। एक और रिजल्ट भी ले लेते हैं, और वो है np1, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। और आपको मालूम है कि n फैक्टोरियल को मैं एक्सटेंड करूं तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता हूं, तो इसका आंसर n ही होगा। तो ये फोर्थ रिजल्ट है, np1 is always equal to n। फॉर एग्जाम्पल 10p1 is 10, 5p1 is 5, ऐसा आप बोल सकते हो। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। ये रिजल्ट याद हो तो हम कई सारे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। ना याद हो तो फॉर्मूला का यूज करके हम कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूं कि इसके बेस पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप एग्जाम्पल के साथ डील करते हुए आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।